आज मदन चुप रहे। छोटे ने कहा, कुछ हिस्सा बेच देने से पिछला कर्ज भी पड़ जाएगा और रज्जू की शादी के लिए पैसे का जुगाड़ भी हो जाएगा। छोटे ने कहा, अम्मा बहुत दुख हो जाएंगी। मदन ने कहा, हम लोग समझाएंगे ना भैया उनको, वो मान जाएंगी। रज्जू की शादी के लिए आखिर वो भी तो कितनी चिंतित हैं और कितनी परेशान हैं। वो तो हमसे ज़्यादा सोचती हैं रज्जू की शादी के बारे में। तभी अम्मा ने वहाँ पहुँचकर पूछा, किसको समझाने की बात चल रही है मेरे बेटों? अम्मा, हम सोच रहे हैं कि सड़क के किनारे वाली ज़मीन का कुछ हिस्सा बेच देते हैं। छोटे ने कहा। अम्मा कहने लगी, आखिर क्यों, ऐसा क्यों? पैसे का और कोई दूसरा उपाय नहीं दिख रहा है अम्मा, इसीलिए बेचना पड़ेगा। अम्मा ने दुख जताते हुए कहा, देखो बेटा, वह ज़मीन तुम्हारे बाबूजी ने अपनी मेहनत से ख़रीदा था और उन्हें वह बहुत पसंद थी और उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कभी इन ज़मीनों को बेचने की बात नहीं की। तभी छोटे ने कहा, अम्मा, हमें भी पता है कि बाबूजी को कितना लगाव था इस ज़मीन से, लेकिन हम विवश हैं, हमारे पास और कोई रास्ता ही नहीं है अम्मा। आखिर करें तो आखिर हम क्या करें? हमें पता है अम्मा कि आप कितने उस ज़मीन से जुड़े हुए हो, लेकिन हम क्या करें? अम्मा ने ज़्यादा बहस ना करते हुए उचित समझा कि यहाँ से चला जाए और वह सिर नीचे करके वहीं पर बैठ गईं और अपने पैर की उंगलियों को हाथ से पकड़ पकड़ कर इस तरह देखने लगी मानो उन्हें पहली बार देख रही हों। विवशता इंसान को खोखला कर देती है, इंसान अपने आप तक ही सिमटने लगता है। थोड़ी देर बाद अम्मा उठकर अपने कमरे में चले गईं। है चिरहुला के बजरंगबली, यही दिखाने के लिए आप मुझे जीवित रखे हुए हो। मैंने तो हमेशा आपकी मनौती समय पर दी है, सदैव आप पर विश्वास किया है। क्या आपके पास हमारी समस्या का कोई उपाय नहीं है? गरीबों के लिए यदि आप नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा? अम्मा ने मनी मन चिरहुला नाथ से प्रश्न किया। हे चिरहुला नाथ, यदि बिना जमीन बेचे ही पैसों का जुगाड़ हो जाएगा तो मैं शुद्ध घी के रोटे चढ़ाऊंगी। अभी साल आषाढ़ के पूर्णमासी को अम्मा ने बजरंगबली को सुमिरकर ये कहा। बजरंगबली ने उनकी हर उस मांग को सुना है जो उनके हित की रही हो। बाकी अम्मा भी जानती हैं कि भाग्य में लिखा हुआ मिट नहीं सकता। मदन और छोटे ने सहमति बना ली। दोनों ने भूरे से राय मांगी तो उन्होंने भी अपनी सहमति दे दी। इस तरह सड़क के किनारे वाली जमीन का कुछ हिस्सा बेचने का निर्णय लिया गया। कुछ वर्ष पहले तक गांव की जमीन की कीमत 3 लाख रुपए एकड़ थी, लेकिन उदारीकरण के बाद आए अथाह पैसे ने लोगों का ध्यान जमीन में निवेश की तरफ खींचा। जब शहर की जमीन नहीं बची तो निवेशक गांव की तरफ मुड़ गए। कुछ सालों में भूमाफियाओं ने ऐसा खेल खेला कि अब गांव की जमीन भी 25 लाख रुपए एकड़ में बिक रही थी। गरीब किसान अब जमीन बेच सकता था पर खरीद नहीं सकता था। सड़क से लगी खेती की जमीन पर अब प्लॉट्स ही प्लॉट्स दिखते थे। शहर से लगा इलाका फैलता ही जा रहा था। ऐसा लगता था कि कुछ सालों के बाद भूमाफिया गांव की पूरी जमीन ही खरीद लेंगे। खेती की बुआई के बाद रज्जो के लिए लड़का ढूंढा जाने लगा। जल्द ही बगल के गांव में एक पढ़ा लिखा लड़का मिल गया। वह गांव की स्कूल में गणित का मास्टर था। घर में खेती बाड़ी भी थी। ये लोग बहुत अच्छे थे और दहेज वगैरह लेने देने के पक्ष में बिल्कुल भी नहीं थे। पर मदन को पिछले साल का अनुभव याद था और फिर बेटी को कुछ ना कुछ देना भी तो था। शादी की तारीख पक्की कर दी गई। अम्मा रज्जो की शादी की बात को लेकर बहुत खुश थी, पर मन ही मन वो उदास रहने लगी। उन्हें अपना गुजरा हुआ वक्त याद आने लगा। शादी के बाद जब वह ससुराल आई थी तो पूरी जिम्मेदारी उनके कंधों पर थी। वह मदन के दद्दा के लिए खाना लेकर खेत जाया करती। दायाराम ने रात दिन मेहनत करके कई खेत खरीदे। सड़क के किनारे वाला खेत उन्हें सबसे ज़्यादा प्रिय था, सबसे ज़्यादा प्यारा था। उन्होंने इसमें एक सुंदर बगिया लगवाई जिसमें आम, अमरूद, जामुन, नींबू, केला, कटहल इत्यादि के विभिन्न पेड़ थे। उन्होंने खेतों के मेड़ में सुंदर सुंदर गुलाब के फूल भी लगाए। कभी कभी इन गुलाबों के पेड़ों से फूल तोड़कर वह मदन की अम्मा के कानों में लगा देते थे। दयाराम की मौत के बाद यह खेत मदन की अम्मा को भावनात्मक रूप से उनके पति से जोड़ता था। वह दिन में एक बार इन खेतों का चक्कर जरूर लगाती। ऐसा करने से वह खुद को अपने पति के नज़दीक महसूस किया करती थी, क्योंकि पुराने लोगों की आदत थी कि वो यादों को हमेशा ताज़ा रखते थे। वह सोचती कि यदि यह खेत बिक गया तो वह अपने पति को ऊपर जाकर क्या मुंह दिखाएंगी। यही चिंता उन्हें सताया करती थी हमेशा। शादी तय हो जाने के बाद खेत को बेचने की तैयारी होने लगी। छोटे गांव के ही मुन्ना भाई के साथ शहर के एक सेठ से मिलने गए। सेठ ने आसपास के गांव की कई एकड़ ज़मीन खरीद रखी थी। सेठ ने अपने धंधे के लिए एक एजेंट रखा हुआ था। सड़क के किनारे की ज़मीन बेचनी है, मुन्ना भाई ने सेठ से कहा। एजेंट से बात कर लीजिए। एजेंट मजीद भाई वहीं खड़े थे। कौन सी ज़मीन? मजीद भाई ने छोटे से पूछा। छोटे ने ज़मीन के बारे में विस्तार से समझा दिया। 20 लाख रुपए देंगे, मजीद भाई ने कहा। चलो छोटे, कहीं और बात कर लेते हैं। अरे रुकिए मुन्ना जी, आप बड़ा जल्दी निर्णय ले लेते हैं, मजीद भाई ने कहा। आप हम लोगों को भिखारी समझते हैं क्या? हम अपनी ज़मीन की कीमत मांग रहे हैं, आप नहीं देंगे तो कोई और मिल जाएगा। चलिए 25 लाख दे देते हैं। मुन्ना भाई छोटे को लेकर उठकर जाने लगे। रुकिए रुकिए, आप क्या कीमत लगाए हैं? 35 लाख खेत का और 5 लाख बगिया का। यह ज़्यादा है। ठीक है, हम कहीं और बात कर लेते हैं। इतने पैसे जब कोई नहीं देगा तब हम वापस आकर आपसे बात कर लेंगे। यह कहकर मुन्ना भाई उठने लगे। चलिए, यह सौदा मुझे मंजूर है।
पैसा कब तक मिलेगा? मुन्ना भाई ने कहा। 10 लाख अभी, बाकी रजिस्ट्री के बाद। मंजूर है। रजिस्ट्री हम अपने हिसाब से कम रेट में करेंगे। ठीक है, हमें कोई आपत्ति नहीं। हम लोगों को भी पता है कि आप लोग यही सब करके अपने धन की रक्षा करते हैं। मुन्ना भाई, आपको इस धंधे के बारे में सब पता है। मजीद भाई ने कहा। आप लोगों ने गांव के अगल बगल की सारी ज़मीन खरीद ली है। यही सब सुनकर हम लोग को रेट के बारे में पता चला। आप लोग बेचते हैं तो हम खरीदते हैं, इसमें हमारा क्या दोष है? आजकल ज़मीन बेचना शौक बन गया है। हम शौक के लिए ज़मीन बेच रहे हैं। मैं आप लोगों को नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ज़्यादातर लोग ज़मीन बेचकर आलीशान घर बनवाते हैं और महंगी गाड़ी खरीदते हैं। जब ज़मीन से मिले पैसे ख़त्म हो जाते हैं और पेट्रोल के लिए पैसा नहीं रहता, तब सस्ती कीमत में गाड़ी को बेच देते हैं। बाप दादा की मेहनत की कमाई कौड़ियों के भाव बिक जाती है और दोष हम लोगों को दिया जाता है। आपके बगल के गाँव के चौबे जी की कहानी जानते ही होंगे। लड़कों को पढ़ाने के लिए उन्होंने सारी ज़मीन बेच दी। लंबा डोनेशन देकर बच्चों का प्राइवेट कॉलेज में MBA में दाखिला करवाया। लड़कों ने किसी तरह खींच कर पढ़ाई पूरी की, लेकिन नौकरी नहीं मिली। कॉलेज से पढ़कर घर वापस आने के बाद उन्हें खर्च अलग से बढ़ गए। दूसरों की देखा देखी उन्होंने लड़कों के लिए एक महंगी कार खरीद दी। घर में कुछ कमाई थी नहीं, अतः जब पेट्रोल के लिए पैसा नहीं बचा, तब गाड़ी को बहुत कम कीमत में बेचना पड़ा। मुन्ना भाई चुप रहे। ये तो घर घर की कहानी है, समय समय का खेल है। नई पीढ़ी बिना मेहनत किए सब सुख भोगना चाहती है। उसे सब कुछ बहुत जल्दी चाहिए। पूर्वजों के परिश्रम की कीमत का आकलन वह नहीं कर पा रही है। कैसे रात दिन कष्ट से कर पूर्वज मेहनत करते थे और अपनी आगे वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित भविष्य देने की कोशिश करते थे। इसका अंदाज़ा नई पीढ़ी को नहीं है। आज की पीढ़ी के पास सोचने समझने का ज़रा वक्त नहीं है। वो बेचैन है। उसे आने वाली पीढ़ियों की नहीं बल्कि अपनी चिंता है। वह जीना चाहती है भरपूर झकास तरीके से, एकदम बिंदास, बिना किसी परेशानी और तनाव के। छोटे इतने पैसे पाकर खुश हो गए। इस पैसे से सारा ऋण चुका जाएगा और रज्जो की शादी भी धूमधाम से हो जाएगी। बचे हुए पैसे से कहीं सस्ती ज़मीन भी खरीद लेंगे। कुल मिलाकर हमारे पास पहले के बराबर ही ज़मीन हो जाएगी। छोटे ने घर वापस जाकर सारी बात मदन और भूरे को बताई। दोनों बहुत खुश हो गए। इतने पैसे की उम्मीद इन दोनों ने भी नहीं लगाई हुई थी। दोनों ने मुन्ना भाई की होशियारी की खुले दिल से तारीफ की। मदन निश्चित हो गए कि अब शादी बड़े आराम से हो जाएगी। लड़के वालों ने कुछ मांग नहीं की, अतः शानदार स्वागत होना चाहिए। मदन ने छोटे और भूरे से कहा, ज़रूर भैया, चलो फिर जुड़ जाते हैं अपने अपने काम में। ये कहकर मदन पन्ही पहनकर खेत की तरफ चले गए। भूरा अपना शादी का कोट और बूट पहनकर पुरानी स्कूटर लेकर व्यवसाय का काम से शहर निकल गया। यह स्कूटर उनके मामा के लड़के ने उन्हें दिया था और यह 21 साल पुरानी थी। छोटे ने अपने कमरे में आकर सारी बात पत्नी को बड़े विस्तार से बताई। वह हर काम में पत्नी से सलाह मशवरा ज़रूर करते। गांव घर में कुछ लोग छोटे को मेहरा भी कह देते थे। वो कहते थे तू जोरू का गुलाम है। वह किसी की परवाह नहीं करते। हाँ, अम्मा भी जब कभी कभी गुस्से में उन्हें जोरू का गुलाम कहती, तब उन्हें ज़रूर थोड़ा कष्ट होता था। लेकिन पैसे का जुगाड़ हो जाने के बाद छोटे बड़ी राहत महसूस कर रहे थे। उन्हें लग रहा था कि अब सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी और वो आराम से अपना जीवन व्यतीत कर पाएंगे और रज्जो की शादी भी बड़े धूमधाम से हो जाएगी। यही सोचकर वो खुश हुए जा रहे थे। इसका एक स्टोरी हम देखेंगे इसके अगले पार्ट में।